हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेज़रमेंट ऑफ लेंथ्स, जिसके अंदर हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ, जिसके अंदर हमने जो थिकनेस है पेपर की वो पढ़ी थी, रेडियस पढ़ी थी प्रोटॉन की, मून की, जो अर्थ है उसकी, सन की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ जो मेथड्स थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड वो डिस्कस किए थे। तो डायरेक्ट मेथड में हमने मीटर स्केल और वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गोज और स्फेरोमीटर डिस्कस किया था, जो क्या था स्मॉल डिस्टेंस के लिए था। और फिर हमने लार्ज डिस्टेंस के लिए इनडायरेक्ट मेथड किए थे। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमने सिर्फ 3 ही मेथड डिस्कस किए थे उसके अंदर। तो वो 3 मेथड कौन कौन से थे? वो 3 मेथड थे हमारे, फर्स्ट था हमारा इको मेथड, सेकंड रेडार मेथड और थर्ड लेज़र मेथड। तो अब हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन कर लेते हैं पहले कि इको में हमने क्या पढ़ा था और जो लेज़र था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था और रेडार था जो वो क्या था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे इको का जो मेथड होता है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे जब हमारे सामने कोई बड़ी बिल्डिंग है या फिर कोई हील्स है, ठीक है, कोई हील है, तो अब जब हमारी वॉइस जाती है और उस हील से टकरा के वापस आती है उतना ही पाथ ट्रैवल करके, ठीक है, तब हमें क्या होता है, एक जो रिपीटिव, जैसे एक बार हम बोल देते हैं और कुछ टाइम के बाद हमें दोबारा अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है, तो उसको बोलते हैं हम इको प्रोसीजर या इको फिनोमिना। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, जो हमारी साउंड होती है वो जाके और वापस आती है रिफ्लेक्ट होके, और जब वो रिफ्लेक्ट होके आती है तो उस टाइम ये जो हमारा मेथड होगा जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे कोई पर्सन जिसने बोला है और जहाँ से वो टकरा के आई है, तो उस पर्सन से लेके और हील तक की डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम ये इस मेथड से निकाल सकते हैं, जो हमारा x इज इक्वल टू वी इंटू टी बाई 2 होता है। ठीक है, तो एक तो ये था हमारा इको मेथड। हमने जो सेकंड डिस्कस किया था वो था हमारा रेडार। रेडार में क्या होता है, पहले रेडार की फुल फॉर्म की थी हमने, जिसकी फुल फॉर्म थी हमारी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे था क्या कि हम रेडियो वेव्स का यूज़ करके और डिटेक्ट कर रहे थे ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने एरोप्लेन का एग्जांपल लिया था। ठीक है, रेंजिंग क्या होता है, डिस्टेंस ही होती है। ठीक है, तो हम रेडियो वेव्स का यूज़ करके डिटेक्ट कर रहे थे ऑब्जेक्ट का, और ये मेज़र कर रहे थे कि उसके ऑब्जेक्ट से लेके और जहाँ से हमने रेडियो वेव को सेंड किया है वहाँ तक कितने उनके बीच की क्या डिस्टेंस है। और उसका भी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था रेडार मेथड का, वो ये था हमारा x इज इक्वल टू सी इंटू टी बाई 2। ठीक है, और फिर हमने जो थर्ड हमारा डिस्कशन किया था वो था हमारा लेज़र वाला। लेज़र की फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। वो हम यूज़ कर रहे थे किसके लिए, जब हमें क्या डिटेक्ट करना हो, जब हमें डिटेक्ट करना हो जैसे अर्थ से लेके मून तक की डिस्टेंस, तो उस टाइम हम लेज़र यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इनमें एक मतलब छोटा सा डिफरेंस तो पता लग ही गया होगा कि वो हम हील्स वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, जैसे कि हम अर्थ से लेकर मून तक के बीच की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, और रेडार से हम किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं जैसे एरोप्लेन, सबमरीन वगैरह ये। ठीक है, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्या, नेक्स्ट है हमारे पास जो सोनार। ठीक है, अब सोनार की भी फुल फॉर्म हमें पढ़नी है और ये पता करना है कि ये यूज़ कहाँ होता है, और इसका भी फॉर्मूला क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो सेम मीन्स जैसा हमने इको के लिए पढ़ा था कि x इज इक्वल टू वी इंटू टी बाई 2 होता है, क्योंकि वहाँ पे हम साउंड वेव लेके चल रहे थे, और साउंड की जो एयर में जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हमने कुछ स्पीड v मान के चले थे, तो वो किसके इक्वल आई थी कि x इज इक्वल टू वी इंटू टी बाई 2। लेकिन जब हम रेडार और लेज़र का मेथड डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने लाइट को लेके चले थे, हम उसमें लाइट थी हमारे पास लेज़र में, और जो हमारे पास रेडार मेथड था उसके अंदर हमने रेडियो वेव यूज़ की थी। तो जो रेडियो वेव और जो लाइट होती हैं वो जब एयर में मूव कर रही होती है तो उनकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट के, इसलिए हमने यहाँ पे जो वी था वो रिप्लेस कर दिया था सी के साथ। लेकिन जो अब हमारा फोर्थ मेथड है जिसको हम सोनार बोल रहे हैं, ठीक है, SONAR, तो उसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम साउंड वेव को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या है, साउंड नेविगेशन फुल फॉर्म है ये इसकी, साउंड नेविगेशन
एंड रेंजिंग। ये यूज़ कहाँ होता है ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो देखो इसकी जो फुल फॉर्म है उसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, वहीं से आपको आंसर मिलेगा। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, कि साउंड की हेल्प से नेविगेट कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, डिटेक्शन ही होता है नेविगेशन का मतलब ही, ठीक है। एंड रेंजिंग, और उसके बीच की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। अब इसके बाद इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसको हम अंडर वाटर यूज़ करते हैं। अंडर वाटर जैसे जब अटैक वगैरह होते हैं तो सबमराइन्स आती है, वो जो पानी के अंदर अंदर को चलती रहती है, या फिर हम कहीं जैसे ये हमारे पास सी है, ठीक है, और इसके अंदर हमारा ये जहाज़ है, ये जा रहा है, ठीक है, लेकिन रास्ते में कहीं पे कोई हील आ गई, सी रोक आ गई, ठीक है, तो कहीं वो उसके साथ टकरा ना जाए, तो हम क्या करते हैं, पहले ही साउंड्स भेजते हैं, और वो साउंड उससे स्ट्राइक करके वापस आती है। तो हमें ये पता लग वहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर पे हमारे सामने कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको या तो हम रास्ता चेंज कर देते हैं, थोड़ा डेविएट कर देते हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है, और या फिर क्या करते हैं, हम रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा यूज जो सोनार मेथड का, और फॉर्मूला इसका वही है कि जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके गया है तो उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगा, कुछ टाइम भी लेगा। तो यहाँ पे हमारी जो एक्स आएगी वो आएगी v/t/2। और यहाँ पे हम साउंड वेव का यूज़ कर रहे हैं, तो साउंड वेव का हमें पता है कि ये जब वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल करती है तो इसकी जो स्पीड है वो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे जो सोनार मेथड है, इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्लो इन मटेरियल एंड इन मैकेनिकल टेस्टिंग ऑफ मटेरियल विदाउट डैमेजिंग दैम। कि जो सोनार मेथड है उसका हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई मटेरियल या फिर कोई हम किसी मटेरियल की मैकेनिकल जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं किसी भी मटेरियल की, तो हम उसके अंदर बिना डैमेज के, मीन्स वो टूटे भी ना मटेरियल, और हम उसके अंदर क्या करते हैं, जो सोनार्स की हेल्प से उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या कुछ प्रेजेंट है। ये था हमारा सोनार मेथड। अब उसके बाद है हमारे पास एक न्यूमेरिकल, जो हमने 4 मेथड किए हैं तो इनका ही फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही है, बस हमारे पास रेडार और लेज़र के अंदर, क्योंकि एयर में हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट सी को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे जो फॉर्मूलाज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अब इसके बाद हम क्या सॉल्व कर रहे थे, पहले हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल। तो अब वो न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो ये है हमारा न्यूमेरिकल यहाँ, अ रॉक अंडर वाटर। अब यहाँ पे रॉक है और अंडर वाटर है, तो हमें यहाँ पता लग गया ना, यहाँ पे सोनार का यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अंडर वाटर हम सोनार को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कर तो रेडार को भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अंडर वाटर इज़ 2900 मीटर डीप एक रॉक है जो वाटर के अंदर है, और उसकी जो हाइट है, मीन्स वो कितनी गहराई में है, जैसे ये रॉक ले लिया हमने, ठीक है, ये रॉक कितनी हाइट पे प्रेजेंट है, वहाँ पे 2900 मीटर, ठीक है, मीन्स गहराई में है। कैलकुलेट द टाइम इन विच एन अल्ट्रासोनिक, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, जो साउंड वेव होती हैं हमारी अल्ट्रासोनिक, ठीक है, उनको हम यूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला है यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सिग्नल विल रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रॉक। हमें वो टाइम निकालना है। मान लो यहाँ पे हमारा एरोप्लेन नहीं, यहाँ पे हमारा शिप है, ठीक है। तो यहाँ से जब हमारे पास जो हमने अल्ट्रासोनिक जो सिग्नल है वो सेंड किया हमने, तो वो रिटर्न करके आएगा, तो जो वो टाइम लेगा टोटल, वो टाइम हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है, जो वेलोसिटी दे रखी है अल्ट्रासोनिक वेव्स की, वो दे रखी है हमें 1.45 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अब हम देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इसके अंदर हमें यही फॉर्मूला लगाना है, x/2
2x इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम। तो हम टाइम को इधर छोड़ देते हैं, v को हम डिवाइड में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स बाय में v इज इक्वल टू टी। तो अब यहाँ जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है वो हम निकाल लेंगे। हमें ये डिस्टेंस दी हुई है और ये हमारा क्या है, ये हमारी स्पीड है, ठीक है। तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेंगे पहले। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो पहले इसको या तो मीटर में चेंज कर लो या फिर इसको किलोमीटर में चेंज कर लो। तो पहले हम मीटर में चेंज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से आएगा 1.45 किलो का। हमने जैसे हमने लास्ट वीडियो में जब हमने वो पढ़े थे परफिक्स ऑफ यूनिट, तो उसके अंदर हमने किलो का देखा था, हमारे पास 10⁻³ होता है और मीटर पर सेकंड हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा। तो जब इसका पॉइंट हम हटाएंगे, यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो आएगी, तो 2 तो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी और 1 बच जाएगी। तो यहाँ से हमारा आएगा कितना, ये आएगा हमारा 1450 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमारी है यहाँ पे वेलोसिटी की है, और जो x है हमारा 2900 ये मीटर है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से 2 इंटू 2900 बाय जो हमारी स्पीड आई थी 1450 इज इक्वल टू टी। तो अब यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल आउट। अब और देख लो इसके अंदर जो भी कैंसिल आउट होता हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब क्या होगा, ये 5 पे भेज देते हैं इसको। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, यहाँ से 5 2 जा 10, 5 9 जा। अब उसके बाद ये 29 है और ये 52 है, तो ये 2 जा पे चला जाएगा, 29 2 जा। तो हमारा जो यहाँ से टाइम आया वो कितना आया, 4 सेकेंड। ओनली 4 सेकेंड का टाइम लेगा वो, और हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पे हमारे पास कितनी दूर हमारे पास जो सी रोक है वो प्रेजेंट है, ठीक है। कोई रुकावट है जो, वो हमें पता लग जाएगी कितनी डिस्टेंस पे है। तो ये था हमारा जो न्यूमेरिकल था। ऐसे ही ये न्यूमेरिकल यहाँ तो इन्होंने सोनार को लेके यूज़ कर रखा था, लेज़र से भी हो सकता है, रेडार से भी हो सकता है। तो ऐसे ही वैल्यूज़ हमें गिवन होगी, 2 वैल्यू कोई गिवन होगी और तीसरी हमें निकालनी होगी, ठीक है। साथ में वो कन्वर्जन भी हो सकती है उनमें, किलोमीटर से मीटर में, मीटर से किलोमीटर में, ठीक है। वो हम ईज़िली कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने ट्रायंगुलेशन मेथड पे। तो अब वो देखते हैं क्या है। तो जो ये हमारा ट्रायंगुलेशन मेथड है, जिसको हम ट्रायंगल, जो ट्रायंगल से बना हुआ है, ट्रायंगुलेशन मेथड बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने ये 4 पढ़े हैं, 4 कौन कौन से, रेडार, लेज़र, और हमने पढ़ा था सोनार और इको। ये भी हमारी जो लार्ज डिस्टेंस थी उनको मेज़र करने का एक मेथड था, ठीक है। और जो ये है हमारा ट्रायंगुलेशन मेथड, ये भी हम जो हमारी लार्ज डिस्टेंसेस होती हैं उसके लिए ही हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये ट्रायंगुलेशन पढ़ना है। तो ट्रायंगुलेशन में हमें जैसे पता है कि ट्रायंगल नाम से ही बना है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, ट्रायंगल रूल लगेगा। ट्रायंगल रूल कैसे, जैसे आपने 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे, वो जब हम साइन थीटा, कोस थीटा और मैथ में करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा यूज़ करके। जैसे यहाँ पे कोई एक हमारे पास मंजिल गिवन है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो जब वो यहाँ से देखता है तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। तो उनके बीच में जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन या बनेगा, या फिर एक एलिवेशन होता है और एक और होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, ठीक है। तो जब हम उसमें क्या करते हैं, जब उनके बीच की डिस्टेंस, या तो हमें हाइट निकालनी होती है बिल्डिंग की, या फिर हमें निकालना होता है उनके बीच की डिस्टेंस। तो जब ये चीज़ निकालनी होती है तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं पी बी पी एच एच बी। पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस। इसको हम अगर हिंदी में याद करना है तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है याद करने का। तो यहाँ से पता लग जाता था जो हमारा ये हिंदी में बोल रहे हैं, अगर हम इसको बोलते हैं लंब बाय कर्ण और इसमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये होता है साइन के इक्वल, बेस बाय हाइपोटेन्यूस और आधार बटे कर्ण ये होता है हमारा कोस थीटा। ये मैं एक पहले इंग्लिश में बोल रही हूँ फिर हिंदी में बोल रही हूँ, जिसको हिंदी में समझ में आता हो हिंदी में समझ ले, जिसको इंग्लिश में समझ में आता हो इंग्लिश में समझ ले, ठीक है।
फिर परपेंडिकुलर बाय बेस जो हमारा टेन थीटा के इक्वल होता है, और यहाँ पे लंब बटे आधार जो हमारे टेन थीटा के इक्वल होता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करके हम ट्रायंगुलेशन मेथड निकालते हैं, और इसकी हेल्प से हम जो बड़ी बड़ी मंजिल होती है, ठीक है, उनकी जो हाइट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेशली उन्हीं के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे इसको यूज़ करने के लिए। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे एक बिल्डिंग है हमारे पास, ए बी, और यहाँ हमें हाइट निकालनी है इस ए बी की। मान लिया हमने अभी उसकी हाइट एच है, ठीक है, और कोई यहाँ पे पर्सन है पी पॉइंट पे, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसके साथ वो एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। अब ये एंगल यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने एक बिल्डिंग मान ली जिसकी हाइट एच थी, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा वो हमने पी मान लिया यहाँ पे, और जो हम यहाँ पे जो अपरेटस यूज़ कर रहे हैं उसको हम सेक्सटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच डिवाइस वी कैन यूज्ड इन द ट्रायंगुलेशन मेथड दैट इज़ सेक्सटेंट। ये अपरेटस है हमारा, और जो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा वो कितना है, थीटा है। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, तो यहाँ पे हमने थीटा मान लिया, ठीक है। ये नहीं होता, ये होता है। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है क्या, हाइट निकालनी है। हमने मान लिया यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस है x, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, क्योंकि एंगल हमारा थीटा है ना। अगर फाई होता तो फाई लिख लेते, अगर वैल्यू पता होती 30 या 60 है तो हम 30 60 लिख देते। तो यहाँ पे हमारे पास है ए बी बाय परपेंडिकुलर ए बी बाय पी बी। अब ए बी की वैल्यू है हमने जो कंसीडर की है वो एच है, और पी बी की वैल्यू हमारी यहाँ पे एक्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाय एक्स। अब यहाँ एक्स को इधर मल्टीप्लाई, तो एच इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा आएगा। अब हमें इनमें से कोई भी दो वैल्यू पता होगी, जैसे इसके अंदर हमें क्या था, एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी बाई 2 था। अब यहाँ पे कोई दो वैल्यू पता होती थी, तीसरी हम कैलकुलेट कर सकते थे। ऐसे ही यहाँ पे भी हमें कोई दो वैल्यू हमें पता हो तो हम तीसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रायंगुलेशन मेथड, जो हमारा फिफ्थ मेथड था, जो लार्ज डिस्टेंसेस होती हैं उनको मेज़र करने के लिए। स्पेशली ये हम जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए इसको यूज़ करते हैं, और जो इसके अंदर अपरेटस यूज़ किया जाता है उसको हम सेक्सटेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा अपरेटस है। अब ये था हमारा फिफ्थ मेथड। अब उसके बाद जो हमारे पास मेथड है वो है साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अगर हमें क्या करना हो, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ कैलकुलेट करना हो, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो देख लेते हैं। ये भी एक मेथड है, ठीक है। मीन्स वे भी बोल सकते हो और मेथड भी बोल सकते हो कि हमें साइज़ कैलकुलेट करना है। अभी तक तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे ना, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट थे उनके बीच की, जैसे हमने अर्थ से सन मून के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट की थी, ये जो हमारा लेज़र मेथड था उसको यूज़ करके। तो अब अगर हमें उसका साइज़ पता करना हो, मीन्स अगर रेडियस पता लग गई तो हम साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, हमारी जो डिवाइस होगी वो टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप की हेल्प से ही हम इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो पर्सन था वो उसके हाथ में क्या था, सेक्सटेंट था, वो सेक्सटेंट की हेल्प से मेज़र कर रहा था, तो जो ऑपरेटर्स वो यूज़ कर रहा था सेक्सटेंट। लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम, टेलीस्कोप। जैसे क्या है, यहाँ पे हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। तो क्या किया हमने यहाँ पे कि अर्थ के इस पॉइंट से, जैसे यहाँ पे हमारा मून है और हमें मून का साइज़ कैलकुलेट करना है, तो हमने यहाँ से अर्थ से जो पहले इसका एक कॉर्नर देखा, फिर इसका सेकंड कॉर्नर देखा, यहाँ से यहाँ तक की ये पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पर्सन है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ इनके दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा थीटा। अगर हमें ये पता लग जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारी ए बी है वो क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये हमें पता होती है ना, लेज़र मेथड यूज़ करके हम एस तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना वहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें जो उसकी एवरेज डिस्टेंस होती है मून से लेके अर्थ तक की, जो हम एक्स की फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे थे, लास्ट मेथड में यूज़ किया था हमने ये,
तो वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें वहाँ से वेलोसिटी और टाइम पता लग जाए तो वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। और वही x, जैसे मान लो एक बार हमने मेज़र किया x1, सेकेंड टाइम x2, थर्ड टाइम x3, अब क्या करो उसका एवरेज ले दो। एवरेज मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3। जब इनका एवरेज लेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको इन्होंने s मानना हुआ है। अगर हम मान के चलें कि इसको यहाँ पे हम वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं x1 x2 को, जैसे मान लिया हमारी x1 क्या है 5 है, जो x2 आई है वो 5.6 आई है, और जो हमारी x3 आई वो 6 आई। तो हम क्या करेंगे, इनको सभी को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली हमारी 5.5 के आसपास वैल्यू आएगी। तो वो होती है एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू यूज़ करेंगे डिस्टेंस मेजर करने के लिए दोनों के बीच की, और जो ये एंगल होगा थीटा, ठीक है, इसकी हेल्प से फिर हम क्या करेंगे, जो रेडियस है हमारे मून की वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमें ये पॉइंट मान लिया हमने ए, ये मान लिया हमने बी। तो अब हमें ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसको डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो क्या होता है, L इज इक्वल टू आर बाय थीटा। तो यहाँ पे थीटा इस साइड मल्टीप्लाई आएगा, ये तुमने मैथ में भी पढ़ा होगा जब हम रेडियन और स्टेडियन वो की बात करते हैं। तो यहाँ L इज इक्वल टू आर बाय थीटा, तो यहाँ पे L थीटा इज इक्वल टू आर। L हमारी ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, R हमारी ये रेडियस है यहाँ से, ठीक है, मीन्स 2r है ये हमारे पास, क्योंकि पूरे डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है ना, और ये हमारी S है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, जो रेडियस होगी हमारे पास, मीन्स जो ए बी है, ठीक है, हमने पूरी को आर मान लिया, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का आर मान लिया। जो यहाँ पे ए बी होगी हमारी वो किसके इक्वल आएगी, एल इंटू थीटा के, और एल की वैल्यू एस है और थीटा हमें कुछ वैल्यू गिवन होगी, तो हम यहाँ पे पुट करके और ए बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा 6th मेथड। अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास वो है 7th मेथड, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे पैरेलैक्स मेथड, जिसका नाम क्या है, पैरेलैक्स मेथड। अब जो पैरेलैक्स वर्ड है इसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या मीनिंग क्या है इसका। तो इसका मीनिंग है कि जब हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट को चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मीन्स कुछ ग्राउंड लेके और उस ग्राउंड की रिस्पेक्ट में अगर उस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं कि वो इधर से इतनी डिस्टेंस से, इधर से इतनी डिस्टेंस से है, ठीक है, तो उस जो ये वे है देखने का, उस वर्ड को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स जो नेम है वो चेंज इन पोजीशन को दिया गया है ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। जैसे क्या करें, हम क्या करें, एक पेन ले लें, ठीक है, जब उस पेन को हम हम वॉल ले लेते हैं, वॉल के सामने हम ऐसे पेन लेके खड़े हो जाते हैं, तो जब हम एक आंख से देखते हैं तो उसकी पोजीशन कुछ नज़र आती है, दूसरी आंख से देखते हैं तो उसकी पोजीशन कुछ नज़र आती है। तो यहाँ पे हमारी जो वॉल है वो हमें किसका काम कर रही है, बैकग्राउंड का काम कर रही है, ठीक है, वो हमें बैकग्राउंड दे रही है। जैसे हमारी ये वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे पेन है हमारा, और देखने वाला पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से वो एक आंख से देखेगा तो उसको उसकी पोजीशन अलग नज़र आएगी, जब वो दूसरी आंख से देखेगा तो उसको अलग पोजीशन नज़र आएगी। तो ऑलमोस्ट है ये इक्वल, जैसे हमने साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट निकाला वैसे वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एक ही पोजीशन को दो वे से देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, जो इनके बीच में एंगल होगा वो थीटा, ये पॉइंट हमने लेफ्ट आइज से देखा तो एल मान लिया, राइट आइज से देखा तो आर मान लिया। अब डिस्टेंस इनके बीच की इक्वल ही है दोनों साइड से, चाहे इस साइड से देख लो चाहे इस साइड से देख लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा थीटा, फिर हम वही मेथड लगाएंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे थीटा एंगल है इसको हम बोलेंगे पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। और जो ये पोजीशन है इसकी, जैसे एल और आर, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे बेसिस। और इसकी हेल्प से अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारी जो यहाँ पे वैल्यू होगी, जो डिस्टेंस होगी जो हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ से x वाली, तो वो किसके इक्वल आएगी। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमने x मान लिया, ये थीटा है, तो वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी, आर्क ऑफ लेंथ वाला, L इज इक्वल टू आर बाय थीटा। L है यहाँ पे x, R है यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस LR, और बाय में थीटा, तो थीटा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा थीटा x इज इक्वल टू LR।
LR को मान लो हम नेम दे देते हैं कोई B मान लिया हमने, तो ये B के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी क्या करना हो हमें, ऑब्जेक्ट का साइज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, या अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस भी कर सकते हैं। मीन्स कोई भी दो चीज़ हमें पता हो तो तीसरी चीज़ हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो ये हम यूज़ करते हैं पैरेलैक्स मेथड, ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं? जो पैरेलैक्स मेथड होता है इसको हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस ऑफ स्टार्स, डिस्टेंस मेजर करने के लिए उन स्टार की जो हमारे हमसे क्या है 100 लाइट ईयर से पास हैं। ठीक है, मीन्स लाइट ईयर तो आपको पता ही होगा, ये डिस्टेंस की यूनिट है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो 100 लाइट ईयर है, 100 लाइट ईयर ये एक डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो लाइट इतनी डिस्टेंस से अगर हमारे पास स्टार क्या है, इससे कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, मान लो x डिस्टेंस है कोई जो इससे कम है, इस पे प्रेजेंट है, तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे ये पैरेलैक्स मेथड। अगर हमारे पास क्या हो, ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो हमारे पास डिस्टेंस, तो हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो अब देखते हैं हम कि हमारा यहाँ पे इसको कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक एंगल एक यहाँ पे हमारे पास है, जो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, नोट करें, नोट्स बोल सकते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वाई पैरेलैक्स मेथड फॉर नियर बाय स्टार ओनली, कि जो पैरेलैक्स मेथड है वो हमारा सिर्फ पास वाले जो स्टार हैं उनके लिए ही क्यों है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका रीज़न क्या है कि हम सिर्फ इसको स्मॉल जो इससे कम डिस्टेंस वाले जो स्टार होते हैं अर्थ से, उन्हीं को क्यों मेजर कर सकते हैं? क्योंकि ये क्या है कि इस पे डिपेंड करती है, ये थीटा पे डिपेंड करती है। अब क्या होगा, अगर कोई एंगल जितना बड़ा होता है उतनी एक्यूरेट वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर हम इससे डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाएंगे ना, तो हम जैसे अब यहाँ से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसकी एक पोजीशन ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसका अगर हम एंगल देखें तो इसका एंगल हमें क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन जैसे ये डिस्टेंस हम थोड़ी सी और बढ़ा दें, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया, तो ये एंगल क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम और ज़्यादा एंगल इंक्रीज़ करेंगे तो बिल्कुल जो ये एंगल है हमारा ये 0 हो जाएगा। तो फिर इस मतलब स्मॉल वैल्यू के साथ तो हम एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। बोल सकते हैं कि पैरेलैक्स मेथड को हम सिर्फ क्या करते हैं, जो स्टार नियर बाय स्टार होते हैं ना अर्थ के, जो हमारे 100 लाइट ईयर से कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर अगर हम इससे ज़्यादा वाले की बात करें तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होता क्या है, यहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ठीक है, तो अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है क्या, पहले तो ये जान लो। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है ये डिपेंड करता है हमारी इंटेंसिटी पे, जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ये। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इंटेंसिटी है इमेज की, जो स्टार्स के लिए जो बहुत दूर स्टार हैं हमारे पास, उनके ऊपर उसकी हेल्प से हम यहाँ पे कैलकुलेट कंपेयर करते हैं, मीन्स। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर हम एक एग्जाम्पल लेके समझें तो कैसे समझ सकते हैं इसको हम समझेंगे। देखो, अब यहाँ पे मान लिया हमने एक स्टार यहाँ पे प्रेजेंट है और एक स्टार यहाँ पे प्रेजेंट है। ये तो स्टार है जो हमारा 100 लाइट ईयर है, जो उससे कम है, और ये उससे ज़्यादा है। तो यहाँ से जब हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो इसकी इंटेंसिटी मेज़र कर लेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, इंटेंसिटी जिससे मेज़र करते हैं, तो यहाँ पे जब इसकी इंटेंसिटी हमने मान ली I1 और इसकी जो डिस्टेंस है वो है R1। अब सेकंड वाले की जो डिस्टेंस है R2 और इसकी इंटेंसिटी है हमारे पास I2। तो अब क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो वो हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी है हमने यहाँ पे, तो इसकी इंटेंसिटी पता लग गई हमें I1 है, इसकी इंटेंसिटी हमें पता लगी फोटोग्राफिक प्लेट की हेल्प से कि हमारी कितनी इंटेंसिटी है I2 है।
तो यहाँ पे जो हमारी इंटेंसिटी होती है ना वो उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स I1 है जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी R1 के स्क्वायर के, और जो I2 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी R2 के स्क्वायर के। ठीक है, अगर ये इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ हमारी वैल्यू क्या आएगी। तो अब देखो इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इनको। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे I1 बाय I2, अब यहाँ पे I1 की 1/R1 स्क्वायर, ठीक है, क्या है 1/R1 स्क्वायर, और जो I2 की वैल्यू है वो है हमारे पास I2 प्रोपोर्शनल टू 1/R2 स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होएगा, रिवर्स हो जाएगा ना, तो यहाँ पे R2 का स्क्वायर बाय 1 हो जाएगा क्योंकि ये इसके डिवाइड में आएगा। तो ये हम ऐसे चेंज करते हैं ना, अगर हमारे पास 1/2 के बाय में 3/4 हो तो हम उसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4/3। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगा के हमने ये पुट कर दिया। तो अब जब इसको कंबाइन किया तो यहाँ से R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर। तो अब हमें इंटेंसिटी पता होती है, एक की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट कर ली थी हमने पैरेलैक्स मेथड से, तो दूसरे की हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो यहाँ पे R2 की करनी है तो R2 का यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, I1 बाय I2, और जो ये R1 का स्क्वायर है वो इधर आके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो अंडर रूट भी भेज सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा हमारा R1 अंडर द रूट I1 बाय I2। ठीक है, और अगर R1 निकालना है तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ अभी तो R2 निकाल रहे हैं, अगर R1 निकालना है तो यहाँ पे R2 आ जाएगा और यहाँ पे I2 बाय I1 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम जो काफ़ी दूर प्रेजेंट हैं हमारे स्टार वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या डिस्कस किया, हम पढ़ रहे थे इनडायरेक्ट मेथड जो हमारी लास्ट डिस्टेंस थी उनके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये थे हमारे जो हमने 8 मेथड्स यहाँ डिस्कस किए हैं जो हमारी लास्ट डिस्टेंस होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो तब बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए साथ में ही। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।